हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीएस प्रकाम्या के आरंभ सीरीज में आपका स्वागत है, जिसमें हम लोग कवर करेंगे लूसेंट जनरल नॉलेज इंग्लिश वर्जन को। और हमने इसमें पिछले लेक्चर्स में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता को डन कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वैदिक कल्चर, जो कि आपका सेकंड लेक्चर होगा आज का और डे 2 का होगा। डे 2 में हम लोग वैदिक कल्चर को देखेंगे। इसका टाइम स्पैन क्या था, किस प्रकार की सोसाइटी थी, और जो भी चीजें रिलेटेड आपके लूसेंट बुक में दी हुई है उसको हम लोग डन करेंगे। अगर पिछला लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, जो हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पर किया था। तो देखिए, वैदिक कल्चर जो लास्ट करता है उसकी जो टाइमिंग है वो 1500 बीसी टू 1600 बीसी तक मानी गई है आपके लूसेंट बुक में, और यही टाइम ही मानी जाती है वैदिक कल्चर के बारे में। और अगर आप बात करें कि ओरिजिनल होम ऑफ आर्यन, पहला इसमें टॉपिक है, तो द लोकेशन ऑफ द ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यंस स्टिल रिमेन्स अ कंट्रोवर्शियल पॉइंट। कुछ स्कॉलर्स का मानना था कि जो आर्यंस थे वो इंडिया के नेटिव सॉइल से, मतलब वो इंडिया से ही बिलोंग करते थे, और कुछ स्कॉलर्स का ये मानना था कि आर्यन बाहर से आए हुए लोग थे, माइग्रेटेड फ्रॉम आउटसाइड। सेंट्रल एशिया की जो थ्योरी मैक्स मूलर द्वारा दी गई है वो भी काफी प्रिवलेंट होती है हमारे हिस्ट्री में। आर्यन के इन्वेशन को लेके, या आर्यन कहाँ से आए थे इसको लेके। फिर उसके बाद यूरोप और आर्कटिक रीजन, ये बीजी तिलक ने एक थ्योरी दी थी कि जो आर्यंस थे वो यूरोप या आर्कटिक रीजन से आए थे, वो भी काफी पॉपुलर थी। अकॉर्डिंग टू पॉपुलर बिलीव्स द आर्यंस आर सपोर्टेड टू हैव माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया इनटू द द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन सेवरल स्टेजेस और वेव्स। कह रहा है एक पॉपुलर बिलीफ के हिसाब से माना जाता है कि जो आर्यंस हैं वह सेंट्रल एशिया से भारत में आए थे। इस इंडियन सबकॉन्टिनेंट में वो सेंट्रल एशिया से आए थे, मध्य एशिया से वो लोग भारत में आए थे। और वो एक बार में नहीं आए थे, वो कई वेव्स में, मतलब कई बार कर करके वो लोग आए थे। और उसका जो टाइम स्पेन बताया जाता है, ये बताया जाता है कि वो लोग 2000 बीसी से लेके 1500 बीसी तक जो है भारत में आते रहे। फिर उसके बाद एक इंस्क्रिप्शन है जिसको कहते हैं वो जकाई इंस्क्रिप्शन, जो कि एशिया माइनर टर्की में पाया जाता है, जिसमें 4 वैदिक गॉड्स के बारे में मेंशन है। उसमें इंद्रा है, वरुण है, मित्र है और नक्षत्र। ये सेंट्रल एशियन थ्योरी को होमलैंड के रूप में, जो हम लोग मानते हैं कि जो आर्यंस थे उनका होमलैंड जो था वो सेंट्रल एशिया था, ये उस बात को थोड़ा थोड़ा क्लासीफाई करता है। फिर उसके बाद द ग्रुप दैट कम टू इंडिया फर्स्ट सेटल्ड इन द प्रेजेंट फ्रंटियर प्रोविंस इन द पंजाब, देन कल सप्त सिंधु। और जो ग्रुप पहली बार आया वो ये ऐसे प्रोविंस, पंजाब के ऐसे प्रोविंस में बसा जिसको हम लोग सप्त सिंधु कहते थे, मतलब एक ऐसा रीजन जो 7 नदियों के किनारे हो। तो रीजन ऑफ 7 रिवर्स इज नोन एज द सप्त सिंधु। दे लिव्ड हियर फॉर मेनी सेंचुरीज and gradually pushed into the interior sector in the valley of Ganges and Yamuna। पहले आए वहां सप्त सिंधु के जगह पर रहे, और धीरे धीरे वो लोग भारत में अंदर की तरफ बढ़ने लगे, और पूरी तरीके से उनका जो है सेटलमेंट पूरी तरीके से उसका प्रसार हो गया। फिर वैदिक लिटरेचर, क्या प्रकार की लिटरेचर वैदिक काल में थी, इसको पढ़ते हैं। इट इज प्रिज्यूम दैट द ऋग वेदा वॉज कंपोज्ड व्हाइल द आर्यंस वर स्टिल इन द पंजाब। यह माना जाता है कि जो ऋग्वेद है वह तभी लिखा गया था जब जो आर्यंस थे वो पंजाब में थे, तभी लिखा गया है। अगर आप वैदिक लिटरेचर की बात करें तो 4 लिटरेरी वर्क बहुत ही कॉमन होते हैं जो है वैदिक पीरियड में। वो है, पहला जो है संहिता और वेदा जिसे भी हम लोग कहते हैं। फिर दूसरा है द ब्राह्मण्स। फिर तीसरा है अरण्यकास, द फॉरेस्ट वर्क्स, मतलब जो फॉरेस्ट टेक्स्ट बुक रहती है वो अरण्यकास कहती है। फिर द उपनिषद, आप जानते हैं कि 108 उपनिषद है, जिसमें जो टीचिंग स्टाइल रहती है वैदिक कल्चर में उसके बारे में बताया गया है। Vedic literature had grown up in course of time and was really handed down from generation to generation by word of mouth. Hence, this is called Shruti, to hear. जो वैदिक लिटरेचर थी उसको किसी रिटन फॉर्म में नहीं डिपिक्ट किया गया, उसको माउथ टू माउथ ट्रांसफर किया गया, जनरेशन टू जनरेशन। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये श्रुति हैं।
श्रुति मतलब जिनको सुना गया हो, तो श्रुति मीन्स टू हियर, एंड दीज दिस वैदिक लिटरेचर हैज बीन ट्रांसफर्ड जनरेशन टू जनरेशन बाय वर्ड ऑफ माउथ। इनको मतलब मुंह से बोल के, फॉर एग्जाम्पल योर ग्रैंड फादर हैज टोल्ड टू योर फादर एंड योर फादर हैज टोल्ड टू यू, तो इस प्रकार का सिस्टम था। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ वैदिक लिटरेचर आर वेदास, और वेदास जो है उनको कंसीडर किया गया है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट लिटरेचर है, जो सबसे इम्पोर्टेंट साहित्य है वैदिक लिटरेचर में, उसको हम लोग वेदास को मानते हैं। वेदास को हम लोग अपौरस से भी कहते हैं, दैट नॉट क्रिएटेड बाय मैन बट गॉड गिफ्टेड एंड नित्य, दैट एग्जिस्टिंग इन ऑल इटर्निटी। वेदा को अगर आप बात करें तो उसको कहा गया है अपौरस, कि किसी मैन द्वारा नहीं बनाया गया है, और यह नित्य है, मीन्स इटर्नल है। ये मतलब किसी भी काल में एग्जिस्ट करेगा, ये डिस्ट्रॉयबल नहीं है, ये माना गया है। एंड देयर आर 4 वेदास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। हम लोग जानते हैं कि 4 वेद हैं, जिनको हम लोग ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के नाम से जानते हैं। पहले 3 को हम लोग वेद त्राई कहते हैं, द ट्रायोज ऑफ वेदास, जो कि ऋग्वेद है, सामवेद और यजुर्वेद को हम लोग वेद त्राई कहते हैं। ऑफ द 4 वेदास द ऋग्वेद, अब ऋग्वेद में क्या क्या चीजें है, इसमें कलेक्शन ऑफ लिरिक्स है, और ऋग्वेद को ही ओल्डेस्ट टेक्स्ट पूरे वर्ल्ड की सबसे पुरानी पुस्तक के रूप में ऋग्वेद को ही जाना जाता है। एंड देयरफॉर इज नोन एज द फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड, और इसी को जो है मैनकाइंड का पहला टेस्टामेंट भी माना गया है। ये जो अगर मानव इतिहास में कोई भी सबसे पुरानी किताब है तो वह ऋग्वेद ही है। द ऋग्वेद कंटेन्स 128 हाइमन्स, ऋग्वेद में 128 हाइमन्स है, मतलब सूक्तियां हैं, 128 सूक्तियां हैं, और इसको 10 मंडल में बांटा गया है, 10 मंडला। और अगर आप बात करें कि जो हमारा 2 से 7 मंडल तक है, वह गोत्र के बारे में बताता है। वंशा मंडला कुल ग्रंथ, जिसको हम लोग कुल ग्रंथ के नाम से भी जानते हैं, यह हमारे गोत्र के बारे में बताता है। और पहला जो और 10वां मंडल है, उनमें उसको बाद में ऐड किया गया, और 10th मंडल जो है, 10वां मंडल जो है, वो पुरुष सूक्त के बारे में बताता है। और 4 वर्ण जो है हमारे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसके बारे में भी बताता है। और 4 पुरुष सूक्त आप बताइए कौन, अर्थ का धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये हमारे 4 पुरुष सूक्त हैं। और फिर उसके बाद जो हाइमन्स है ऋग्वेदा में, उसको जो रिसाइट करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, होत्री कहते हैं। जो हाइमन्स, जितने भी ऋग्वेद में हाइमन्स है, उसको रिसाइट करने वाले को हम लोग होत्री कहते हैं। अब सामवेद में 1549 हाइमन्स है, और ये जो है ऑल हाइमन्स एक्सक्लूडिंग 75, और इसमें से 75 हाइमन जो है वो ऋग्वेद में से लिए गए हैं। द हाइमन ऑफ सामवेदा वर रिसाइटेड बाय उद्गात्री, और जो हाइमन्स होते हैं सामवेद के, उसको जो रिसाइट करता है उसको हम लोग उद्गात्री कहते हैं। द वेदा इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडियन म्यूजिक, और जो वेद है वह भारतीय म्यूजिक के लिए इम्पोर्टेंट माना गया है। मीन्स इसमें क्या, बेसिकली म्यूजिक के बारे में सामवेद में बताया गया है। जितनी भी म्यूजिक से रिलेटेड चीजें हैं, संगीत से रिलेटेड चीजें, वो सामवेद में मेंशन है। यजुर्वेद में सैक्रिफाइशियल प्रेयर्स इन रिचुअल वेदा, इसमें मतलब जो हम लोग सैक्रिफाइशियल प्रैक्टिसेस परफॉर्म करते हैं अपने डेली लाइफ में, या अपने अपने जीवन में, उन सब चीज के बारे में बताया गया। और जो रिचुअल्स हम लोग परफॉर्म करते हैं, पूजा पाठ, ये सब चीजें यजुर्वेद में बताई गई है। यजुर्वेद में यजुर का मतलब ही है सेक्रीफाइस। अगर ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पुटअप हुआ है, व्हाट डज द यजुर इन यजुर्वेद मीन्स, तो यजुर्वेद का मतलब है सेक्रीफाइस। इट हाइमस वर रिसाइटेड बाय अदवायरुस, और इसको जो रिसाइट करते हैं, इसके हाइमस को, यजुर्वेद के हाइमस को, इनको क्या कहा जाता था, अदवार्युस। इट इज डिवाइडेड इनटू, और it is only the यजुर्वेद which is divided into 2 parts, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट के फॉर्म में इसको डिवाइड किया गया है। इट इन कंट्रास्ट टू द फर्स्ट 2 which are in verse entirely, the one is in both verse and prose। और फिर लास्ट है अथर्ववेद, जिसमें मैजिकल फॉर्मूला के बारे में बताया गया, मतलब ब्लैक मैजिक एंड मैजिकल फॉर्मूला से रिलेटेड जो है
वो चीजें अथर्ववेद में, फोर्थ वेद में है। द लास्ट वन कंटेन्स चार्म्स एंड स्पेस ऑफ वर्ड ऑफ एबिल्स एंड डिजीजेस फॉर वेरी लॉन्ग टाइम इट वाज नॉट इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ वेदास। और बहुत लंबे समय से इसे वेदास की कैटेगरीज में इंक्लूड नहीं किया गया था। और इसमें जो हम लोग ब्लैक मैजिक वगैरह के बारे में जानते हैं, तंत्र विद्या, उसके बारे में कुछ भी चीजें लिखी गई हैं अथर्ववेदा में। द ब्राह्मण्स एक्सप्लेन्स द हाइमन्स ऑफ वेदास। और जो ब्राह्मण्स है वो एक्सप्लेन करते हैं, जो ब्राह्मण्स टेक्स्ट है वो एक्सप्लेन करते हैं क्या, जो वेदास में सूक्तियां लिखी गई हुई हैं, जो श्लोक वगैरह लिखे गए हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं। दे आर रिटेन इन अ प्रोज ऑफ रिचुअलिस्टिक इन नेचर। ब्रह्मा मीन्स सेक्रीफाइस, और ब्रह्मा मीन्स भी क्या होता है, सेक्रीफाइस होता है। द वेरियस सेक्रीफाइसेस एंड रिचुअल हैव बीन elaborately discussed in brahmanas. Every veda has several brahmanas attached to it. और हर वेद को समझने के लिए हमको कोई ना कोई ब्राह्मण, जो ब्राह्मणास होती है उसको पढ़ना पड़ता है। तो सभी वेद से हम लोग जो सभी वेद के साथ एक ब्राह्मण अटैच आपको देखने को मिलेगा। अगर आप ऋग्वेद की बात करें तो इसमें ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी संख्यान जो है उसको आप अगर पढ़ेंगे तो आप ऋग्वेद को समझ सकते हैं। फिर इसी तरीके से सामवेद से अटैच है पंचविश ब्राह्मण एंड तंड महाब्राह्मण। फिर उसके बाद सदविंश चंद योग एंड जमीनिया, जो ये ब्राह्मण है वो सामवेद से जो है अटैच्ड है। फिर यजुर्वेद की बात करें तो सतपथ द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट ब्राह्मण माना गया सतपथ को, एंड तैतरीय, ये सब जो है ब्राह्मण वो यजुर्वेद से एफिलिएटेड है, एसोसिएटेड है। फिर अथर्ववेद की बात करें तो गोपथ ब्राह्मण, ये ब्राह्मण जो है ये सब एक्सप्लेन्स करती हैं, जो हाइमन्स हैं, जो चीजें, जो श्लोक वगैरह लिखे गए हैं आपके वेदास में। तो अगर आप ये ब्राह्मण जो टेक्स्ट है इसको पढ़ते हैं तो आपको वेद समझने में आसानी मिलती है, ये कहना चाहते हैं। द वर्ड अरण्य मीन्स द फॉरेस्ट। और हमने पढ़ा था ना कि 4 क्लासिकल वैदिक लिटरेचर है, जिसमें हमने अरण्यकास के बारे में भी पढ़ा था। तो अरण्या में जो वर्ड अरण्य है उसका मतलब क्या होता है, द फॉरेस्ट। और अरण्यकास मीन्स फॉरेस्ट टेक्स्ट वर कॉल्ड अरण्या बिकॉज दे वर रिटन मेनली फॉर द हर्मिट्स एंड स्टूडेंट लिविंग इन द जंगल। ये सब जो किताबें हैं वो केवल हर्मिट, जो साधु संत, जो तपो ऋषि होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, और जो स्टूडेंट्स who were living in the jungle, उनके लिए जो किताब लिखी गई है अरण्यकास आर कंक्लूडिंग पोर्शंस ऑफ द ब्राह्मण। अरण्यकास को हम लोग कंक्लूडिंग पोर्शन भी कहते हैं ब्राह्मण्स का। फिर उपनिषद आर फिलोसफिकल टेक्स्ट। अब उपनिषद किस प्रकार की टेक्स्ट है, दे आर इन द फॉर्म ऑफ फिलोसफी, दर्शन शास्त्र जिसको कहते हैं उसकी फॉर्म की टेक्स्ट है। इसको वेदांता भी कहा जाता है। और जब ये वेद वैदिक कल्चर के इंड में आती हैं या वेद के इंड में आती हैं, और कुल मिला के 108 उपनिषद है। और बृहद अरण्यक यह सबसे पुराना उपनिषद है, ओल्डेस्ट उपनिषद बृहद अरण्यक है। फिर लिटरेचर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन, क्या क्या लिटरेचर वैदिक ट्रेडिशन में होती थी उसको हम लोग देखते हैं। फिर 1600 बीसी टू 1600 एडी लिटरेचर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन, स्मृति दैट रिमेम्बरेंस लिटरेचर, जिसको हम लोग याद रखने वाली लिटरेचर को हम लोग क्या कहते हैं, स्मृति। और ये 6 वर्क्स हैं इसके, स्मृति इसके। पहली है वेदांगा जिसको सूत्र भी कहते हैं हम लोग। फिर स्मृतिज हैं, स्मृति जिसको धर्मशास्त्र भी कहते हैं। फिर महाकाव्य एपिक्स जैसे महाभारत, और फिर उसके बाद रामायण, ये सब महाकाव्य है। फिर पुराण, 18 पुराण है हमारे। फिर उपवेद है। फिर 7 दर्शन है। देयर आर 6 वेदांगास, और 6 वेदांगास हैं, 6 सूत्र हैं, उनके बारे में जानते हैं। पहला है फोनेटिक्स जिसको शिक्षा कहते हैं, या इस पे सबसे पुरानी किताब जो है वो प्रतिशाख्य है जिसको ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑन फोनेटिक्स भी कहते हैं। और फिर उसके बाद कल्प सूत्र, रिचुअल्स के बारे में लिखी गई एक किताब है जिसको स्रोत सूत्रास भी कहते हैं या शुल्भ सूत्रास भी कहते हैं, डील विद द सैक्रिफाइस। फिर गृह सूत्र या फैमिली सेरेमनीज जो होती हैं उनके बारे में बताता है। फिर धर्म सूत्र डील विद द वर्ण आश्रम, इसके बारे में बताता है। फिर व्याकरण आता है, व्याकरण जो है ग्रामर, जिसको हम लोग इंग्लिश में ग्रामर पढ़ते हैं, तो जो हमारा संस्कृत लिटरेचर उसके लिए भी पढ़ने के लिए भी व्याकरण हुआ करता था। और अष्टाध्यायी एक किताब थी जिसको पन्नी ने लिखा था, वो ओल्डेस्ट टेक्स्ट बुक है ग्रामर के बारे में। फिर निरुक्त इटुमोलॉजी जिसको यस्क बेस्ड ऑन निघंटु, एक कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट वैदिक वर्ड्स, जिसको आप कह सकते हैं कि एक टाइप की डिक्शनरी
कंपाइलेशन है जिसमें जो डिफिकल्ट वैदिक वर्ड है वो लिखे गए हैं, और निरुक्त ओल्डेस्ट डिक्शनरी वर्ल्ड की मानी जाती है। फिर उसके बाद छंद, छंद में जैसे हम लोग अपने जो व्याकरण है, अगर आप लोग 10th या 12th में पास हुए होंगे तो छंद के बारे में पढ़े होंगे, छंद अलंकार। तो छंद पर भी किताब लिखी गई थी जिसे छंद सूत्र भी कहा जाता है। इसको लिखने वाले का नाम था पिंगल, और ये फेमस टेक्स्ट थी उस समय की। फिर ज्योतिष, एस्ट्रोनॉमी, जिसे हम लोग एस्ट्रोलॉजी कहते हैं या एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र, उसको भी लिखा गया। और वेदांग ज्योतिष करके एक पुस्तक है जिसको लगध मुनि ने लिखा था, वो सबसे पुरानी ज्योतिष टेक्स्ट है। देयर आर 6 फेमस स्मृतिज, और 6 फेमस स्मृतियां हैं। मनु स्मृति जो प्री गुप्ता पीरियड की है, ओल्डेस्ट स्मृति टेक्स्ट माना जाता है। कमेंटेटर्स इसमें है, विश्वरूप है, मेघातिथि है, गोविंद राज है, कुलुक भट्ट है, इनको माना गया है। फिर उसके बाद सेकंड जो स्मृति है वो यजन वलक की स्मृति है, प्री गुप्ता पीरियड की ये भी मानी जाती है, और कमेंटेटर इसके भी हैं विश्वरूप, विनयनेश्वर, अपराका, अ किंग ऑफ सिल्हार डायनेस्टी, ये सब लोग। फिर नारद स्मृति है, फिर गुप्ता पीरियड में ये लिखी गई थी। फिर प्रसार स्मृति है, ये भी गुप्ता पीरियड में लिखी जाने वाली मानी। फिर बृहस्पति है गुप्त पीरियड में। फिर कात्यायना स्मृति है गुप्त पीरियड में। और 2 महाकाव्य हैं जिसको हम लोग रामायण और महाभारत के नाम से जानते हैं। रामायण को आपको पता है वाल्मीकि जी ने लिखा था, और महाभारत को वेद व्यास जी ने लिखा था। रामायण महाभारत के बारे में आप लोग बेसिकली जानते ही हैं। रामायण को आदि काव्य भी कहते हैं, ओल्डेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। 24,000 श्लोक हैं, और 6,000 पहले थे ओरिजिनली, 12,000 बाद में ऐड किए गए थे। तो टोटल जो है दैट वर्सेस ओरिजिनली 6,000 थे, लेटर 12,000 हुए, और फाइनली 24,000 है। 7 कांड में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट टू 7th कांड। आप पढ़ेंगे तो बाल कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, उत्तर कांड, ये सब चीजें अगर जिनके घर में रामायण वगैरह पढ़ी जाती होगी तो उससे रिमेम्बर होंगे। फिर महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं, और ओरिजिनली इसमें 8,800 थे, फिर लेटर 24,000 हुए। फिर चतुर्विंशति शास्त्रीय संहिता भरत फाइनली 1,00,000 हो गए, फिर इसको महाभारत कहा गया। 18 पुराण है, चैप्टर प्लस द हरिवंशा सप्लीमेंट, और भगवत गीता जो है वह इसी में से एक्सट्रैक्ट की गई हुई है, महाभारत में से। इसको भीष्म पर्वन से एक्सट्रैक्ट किया गया है, और शांति पर्व से जो है एक्सट्रैक्ट किया गया है इस चैप्टर को, जो है गीता के चैप्टर को महाभारत से। पुराना मीन्स ओल्ड होता है, पुराण मीन्स ओल्ड होता है। There are 18 famous Puranas. The Matsya Puran is the oldest Puranic text. The other Puranas are Bhagavata, the Vishnu, Vayu and Brahmanand. और भी पुराण है, गरुड़ पुराण है। ये सब चीजें आपको, अगर आप थोड़ा सा भी अगर जो लोग हिंदू में जानते होंगे तो उनको ये सब चीजें पता होगी कि ये सब चीजें है क्या एक्चुअली। फिर उसके बाद उपवेदास, ऑक्सिलरी वेदास जिसको कहते हैं, वो है। अगर आप बात करेंगे तो उपवेदा जो है वो आयुर्वेद है, गंधर्व वेद है, म्यूजिक से रिलेटेड है, मेडिसिन से रिलेटेड है। फिर धनुर्वेद, आर्चरी मतलब जो धनुष वगैरह चलाने का ज्ञान होता है उसमें। फिर शिल्प वेद, अधर्वेद, जिसे जिसे हम लोग क्राफ्ट वगैरह के नाम से जानते हैं, विश्वकर्मा वगैरह भगवान से रिलेटेड, वो सब चीजें हैं। फिर 6 स्कूल इंडियन फिलॉसफी के माने गए हैं साध दर्शन के। पहला है सांख्य दर्शन, इसके फाउंडर कपिल मुनि माने जाते हैं, और इसकी जो बेसिक टेक्स्ट है उसको सांख्य सूत्र के नाम से जाते हैं। फिर योग दर्शन, हम लोग पतंजलि जी का नाम बहुत सुने कि योग सूत्र के बारे में इन्होंने ही बताया था। फिर न्याय दर्शन, इसके बारे में हम लोग अक्षपद गौतम के बारे में जानते हैं, गौतम ऋषि थे। फिर वैशेषिक दर्शन जिसको उलू कांड कहते हैं, और इसका सूत्र जो है वैशेष सूत्र, इसके फाउंडर जो थे उल्का कंड थे, कन्नड़ थे, उल्का कन्नड़। फिर मीमांसा पूर्व मीमांसा, इसको जैमिनी जी माने जाते हैं कि जो मीमांसा हमारी आइडियोलॉजी थी, दर्शन शास्त्र था, उसको जैमिनी ने फाउंड किया था। फिर वेदांत या उत्तर मीमांसा, इसको बद्रायन ने फ्राम किया था, जिसको हम लोग वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र के नाम से भी जानते हैं। फिर ऋग्वेदिक अर्ली वैदिक पीरियड, अभी देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा, वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ा, लेकिन फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ऋग वैदिक या अर्ली वैदिक पीरियड क्या था। तो इसको 1500 बीसी से 100 बीसी तक
ही जानते हैं। ऋग्वेदा इज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज फॉर दिस पीरियड। फ्रॉम द नेम ऑफ रिवर्स, माउंटेन्स, हिमावंत दैट हिमालय, फिर मुंजावंत दैट हिंद कुश एंड ओशियन इन ऋग्वेद हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया इन विच ऋग्वेदिक पीपल लिव्ड। जो वर्ड उसमें मेंशन है, ज्योग्राफिकल वर्ड जो वेदास में मेंशन है, उससे हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि जो ऋग्वेदिक लोग हुआ करते थे वो कहाँ पर रहते थे। नदी सुक्त है, हाइमन ऑफ ऋग्वेद में 21 नदियों के बारे में लिखा गया है। गंगेज इन द ईस्ट एंड कुभा रिवर जो काबुल में बहती है वेस्ट में, उसके बारे भी वेद में मेंशन है। फिर ऋग्वेदिक पीपल हु कॉल्ड देमसेल्फ Aryans were confined in the area which came to known as the Sapt Sindhu, land of seven rivers. Sapt Sindhu comprise Sindhu and their 5 tributaries, जिसको हम लोग बीतस्ता, स्किनी, बीपस, परुशनी और सुतुदरी, सरस्वती के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब वैदिक नेम है रिवर्स के, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर सिंधु एंड द मोस्ट प्रायर रिवर इज सरस्वती। मेंशन पूरे ऋग्वेद में गंगा को सिर्फ एक बार ही मेंशन किया गया है, यमुना को 3 बार मेंशन किया गया है। एक ऋग्वेदा में एक फेमस वार के बारे में भी बताया जाता है जिसको 10 राजन वार कहते हैं या द बैटल ऑफ 10 किंग कहते हैं। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद द फेमस 10 राजन वार वाज द इंटरनिशीन War of Aryan. The Das Rajan War gives name of the 10 kings who participated in war against Sudas and Bharata, king of Tristus family. The 10 kings were of the states of Purus, Yadus, and Turvasas, Anus, and Dhruyus, along with 5 others with Alinas, Pakthas, Valnas, Sivis, Vaishnavis, विशनीज। द बैटल वॉज फाउट ऑन द बैंक ऑफ, और यह बैटल रवि नदी के किनारे लड़ी गई थी जिसको परुशनी के नाम से, वैदिक नेम ऑफ रवि नदी क्या होता है, वो परुशनी है। इन विच सूदास जो थे, जो सूदास जो थे वो क्या हुए, जो भारत किंग लेड कर रहे थे वो विक्ट्री इसमें पाते हैं, ऐसा ऋग्वेद में मेंशन है। और इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टेक्स्ट, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा कि जो ऋग्वेदिक नेम थे नदियों के क्या थे। देखो इंडस का सिंधु, हम लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सुने, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको तो पता है। फिर झेलम को ऋग्वेद में बीतस्ता कहा गया, असिकनी को चेनाब कहा गया है। फिर बीपस को बीस जो नदी, बियास जो नदी है उसको बीपस नाम से ऋग्वेद में बुलाया जाता था। फिर परुशनी नदी रवि को बुलाया जाता था। सुतुदरी सतलज को कहा जाता था। सरस्वती सरुस्वती जो सरस्वती नदी बहती थी उसको कहा जाता था। और घग्घर नदी जो होती थी उसका ऋग्वेदिक नाम था दृष्टादवती। और काबुल में जो कबुल नदी बहती उसका नाम था कुभा। फिर सुवस्तु स्वाति नदी का नाम है। कुरमु कुरम नदी का नाम है। और गोमती नदी को गोमल आज कहा जाता है, गोमती भी अफगानिस्तान में बहती है, इसका नाम था। अब किस प्रकार की पॉलिटी थी, मतलब जो उनका सोसाइटल स्ट्रक्चर था वैदिक लोगों का वो किस प्रकार का था, इसको बारे में पढ़ते हैं। द कुल फैमिली वॉज द बेसिस ऑफ बोथ सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। जो कुल थी या परिवार जो था वह बेसिस था, चाहे वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे या सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो। जो मेन यूनिट थी, जो एकदम फंडामेंटल यूनिट थी वो कुल थी, फैमिली जिसको कहा जाता था। फिर उसके बाद फैमिली, अगर खूब ढेर सारी फैमिली मिल जाती थी तो ग्राम कंप्रोमाइज हो, ग्राम बनता था जिसको हम लोग विलेज के नाम से जानते हैं। फिर उसमें एक क्लैन बनता था, फिर उसको विस्पति कहते थे। देखो इनका हेड भी मेंशन है, देखो जो फैमिली का हेड होता था उसको कुलप कहते थे, और जो विलेज का हेड उसका होता था उसको ग्रामनी कहते थे, जो क्लैन का हेड होता था उसको विस्पति कहते थे, फिर लोगों का जो हेड होता था उसको गोपति कहते थे, और जो कंट्री का हेड होता था, राष्ट्र का हेड होता था, उसको राजन कहते थे। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मोनार्की वाज नॉर्मल बट नॉन मोनार्कियल पॉलिटीज वर आल्सो देयर। देखो हम लोग ये कन्फर करते हैं इस बात से हम लोग इस चीज को मानते हैं कि देखो वहां पर मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, राजशाही थी, लेकिन वहां पर नॉन मोनार्कियल फॉर्म ऑफ पॉलिटीज भी एग्जिस्ट करती थी, गवर्नमेंट भी एग्जिस्ट करती थी। द राष्ट्र वाज रूल्ड बाय किंग और राजन एंड द रॉयल डिसेंट बाय हेरेडिटरी बेस्ड ऑन द लॉ प्रीमोजिनेचर, मतलब जो उन लॉ ऑफ सक्सेशन चलता था, मतलब हमारा जो बेटा है उस वह राज करेगा, ऐसी एक हेरिडेटरी चलती थी वहां पर। अभी जो लिटिल वाज नोन अबाउट द मिनिस्टर
और बहुत ही कम जो है मिनिस्टर्स जो हुआ उस समय हुआ करते थे। जैसे अगर आपको पता होगा कि जो ये चीज होती थी, जो राजशाही चलती थी, तो राजा ओजा को हेल्प करने के लिए उनको रखा गया था, मिनिस्टर्स वगैरह को रखा गया था। तो मिनिस्टर्स वगैरह के बारे में कम जानकारी है कि ऐसी चीज थी कि नहीं थी, इसके बारे में कम। पुरोहित वहां पर होते थे, पुरोहित या फर्स्ट रैंकिंग ऑफिशियल जिसको कहा जाता था, जो पूजा पाठ करवाते थे वहां पर, जो राजा को ये सब ज्ञान की चीजें बताते थे, ऐसे कुछ ऑफिशियल्स वहां पर थे। ही वॉज द किंग्स प्रिसेप्टर, फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड। अदर इंपॉर्टेंट रॉयल ऑफिशियल्स व सेनानी, जिसको आर्मी चीफ भी कहा जाता था, ग्रामनी को हेड ऑफ विलेज भी कहा जाता था। तो ऐसा जो है आप ऐसी फॉर्म ऑफ पॉलिटी वहां पर एग्जिस्ट करती थी। और इसको हम लोग कहाँ से कन्फर्म कर पाते हैं, तो हम लोग कन्फर्म करते हैं कि जो हमारे वेदास थे उससे। और प्रीमोजिनेचर लॉ ये कहता है कि जो मतलब अगर मान लो एक राजा है, तो राजा का जो बड़ा बेटा है वही अगला राजा बनेगा, ये लॉ कहता था। फिर उसके बाद द आर्मी कंसिस्टेड ऑफ फूट सोल्जर्स एंड चैरियटर्स, ऐसी भी कुछ हमको इंफॉर्मेशन मिलती है जहां पर आर्मी जो थी वो पैदल सेनानी भी थे, और जो रथ वगैरह पे चलते थे वैसे भी सेनानी थे। रिफरेंसेस आर मेड टू द मूविंग फोर्ट एंड पुराचिर्शनु एंड मशीन फॉर असॉल्टिंग स्ट्रॉन्ग होल्ड। ऐसे कुछ हमको रिफरेंस भी देखने को मिलते हैं जिसमें चलती हुई मशीन जो थी, जो स्ट्रॉन्ग होल्ड कर सकती थी, वैसे जो मूविंग फोर्ट के बारे में हमको जानकारी देखने को मिलती। द किंग हैड रिलीजियस ड्यूटीज आल्सो, ही वॉज द अपहोल्डर ऑफ स्टेब्लिश ऑर्डर। देखो जो किंग की जो राजा का एक कर्तव्य होता है, वही उस समय भी राजा का कर्तव्य था कि भाई उसको देखो न्याय और धर्म से चलना है, और जो मोरल वैल्यूज हैं और ऑर्डर बना के रखना है अपने कंट्री में, अपने राष्ट्र में। द ऋग्वेदा स्पीक्स ऑफ असेंबलीज सच एज सभा, समिति, विदथ, गणा। और ऋग्वेद में हम लोग 4 असेंबलीज के बारे में भी जानते हैं, जिसको सभा कहते हैं, समिति कहते हैं, विदथ कहते हैं, गणा। सभा वाज द कमिटी ऑफ फ्री फ्यू प्रिविलेज्ड एंड इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल। सभा किनकी समिति थी? कुछ इंपॉर्टेंट लोग या कुछ प्रिविलेज लोग थे उस समय के, उनकी जो समिति थी, उनकी जो असेंबली थी, उसको हम लोग क्या कहते थे? सभा। और सभा समिति ये एक दूसरे के ऊपर चेक रखने का फंक्शन करती थी। फिर थेफ्ट, बर्गलरी, स्टीलिंग ऑफ कैटल एंड चीटिंग वर सम ऑफ द प्रिवेंट क्राइम्स। उस समय के कुछ जो क्राइम्स थे, चोरी था, धूर्तबाजी थी, और गौ गऊ को चुरा ले जाना, जो कैटल वगैरह होती थी, जो पशु वगैरह होते थे, उनको अगर आप चोरी करते हैं, तो उस समय कुछ ऐसे क्राइम प्रिवलेंट में थे। अब सोसाइटी किस प्रकार की थी? 4 वर्ण थे सोसाइटी में, कर्म के आधार पर सोसाइटी डिवाइड थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जिस प्रकार का कर्म था वैसे वहां पर डिवीजन था। दिस क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी वाज बेस्ड ऑन द प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। और यह जो क्लासिफिकेशन था सोसाइटी का, वह किस पे बेस्ड था? कर्म के आधार पर। वो कौन सा प्रोफेशन का काम करते थे उसके आधार पर, नहीं कि जन्म के आधार पर नहीं था, कर्म के आधार पर था। कि वॉट एवर द प्रोफेशन, वॉट एवर द वर्क पीपल विल परफॉर्म, वी विल कैटेगराइज इनटू देम। 4 वर्ण की व्यवस्था थी। टीचर एंड प्रीस्ट को उस समय ब्राह्मण कहा गया, जो रूलर और एडमिनिस्ट्रेटर थे उनको क्षत्रिय कहा गया। फिर फार्मर, मर्चेंट्स एंड बैंकर्स को हम लोग वैश्य कहते थे, और जो आर्टिशियंस और लेबरर्स थे उन्हें शूद्र कहा गया। दीज vocations were followed by persons according to their ability and liking, and the occupation had not become hereditary as they become later। उस समय हेरिडेटरी नहीं था, बाद में ये चीज जाके जो है हेरिडेटरी हो गई, मतलब परिवांशिक हो गई, मतलब परिवार के। जैसे अगर मान लो फॉर एग्जांपल योर ग्रैंडफादर इज यूज्ड टू प्रीच समथिंग और टीचर, तो आप भी ब्राह्मण कहलाने लगे। तो ऐसा भले से आपके कर्तव्य कितने भी खराब हो, तो ऐसी चीजें हो गई। ये जाति के आधार पर बेस्ड हो गई, कर्म के आधार पर ना बेस्ड होके जाति के आधार पर बेस्ड हो गई। मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली took to different profession and belong to different varnas as will illustrate by a hymen of ऋग्वेद। और इसमें ऋग्वेद में भी यह मेंशन है कि एक जो एक फैमिली के 2 मेंबर हैं, अगर वो अलग अलग काम परफॉर्म करते हैं, तो उनको उस प्रकार के वर्ण में क्लासिफाई किया गया है। और ऋग्वेद में
यही एक हाइमन भी, यही एक श्लोक भी मेंशन है जिसको अंग्रेजी में यहाँ लिखा गया, आई एम अ सिंगर, माई फादर इज अ फिजिशियन एंड माई मदर इज अ ग्राइंडर ऑफ कॉर्न। इससे हम लोग क्लियरली डिपिक्ट कर पा रहे हैं जो हमारी सोसाइटी थी, व्हाट वी आर नोन एज टुडे, हम लोग जात के आधार पर बते हुए हैं, ऐसी सिस्टम उस समय वैदिक काल में नहीं थी। हम लोग कर्म के आधार पर बटे हुए, चाहे एक सेम फैमिली ही क्यों ना हो, अगर वो डिफरेंट वर्क परफॉर्म करती है तो उसको उस प्रकार के वर्णा के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता था। द यूनिट ऑफ सोसाइटी वॉज फैमिली, प्राइमरली मोनोगेमस, और जो फैमिली थी वो मोनोगेमस थी, पैट्रियार्कल थी, मतलब प्रीत सत्ता उस समय भी चलती थी। जो पिता का जो मतलब पुरुष डोमिनेटेड सोसाइटी थी, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, इसीलिए पैट्रियार्कल कहा गया। चाइल्ड मैरिज वाज, उस समय जो बाल विवाह था वो प्रथा में नहीं था। अ विडो कुड मैरी द यंगर ब्रदर ऑफ हर डिसीज हस्बैंड, जो उस समय विडो होती थी, जो विधवा होती थी, वो अपने छोटे भाई, अपने जो हस्बैंड रहता था उसका डेथ हो गया रहता था, उसके छोटे भाई से शादी कर सकती थी, ऐसा प्रिवलेंट था, जिसको नियोग कहा गया है वेद में। द फादर प्रॉपर्टी वॉज इनहेरिटेड बाई सन, और जो पिता की संपत्ति थी वो सन द्वारा इनहेरिटेड की जाती थी। राइट टू प्रॉपर्टी एग्जिस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ मूवेबल थिंग्स लाइक कैटल, हॉर्स, गोल्ड, ऑर्नामेंट, एंड आल्सो इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब जैसा आज के समय में है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी वो सन को है, जो मूवेबल थिंग्स थी, मतलब जो आप ओन करते थे वो सन को बिलोंग कीजिए, ये चीज उस समय भी थी प्रेवलेंट। द होम ऑफ टीचर वॉज द स्कूल वेयर ही टॉट द पर्टिकुलर सेक्रेट टेक्स्ट। फिर मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट, कर्ड, बटर, घी फॉर्म्ड एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट। देयर इज आल्सो मेंशन ऑफ ग्रेन कुक्ड विद मिल्क, जिसको खीर पका मोदनम कहते थे उस समय। क्षीर पका मोदनम मतलब आज के समय में अगर बात करें तो जो खीर वगैरह होती है मिल्क में जो पकी रहती है, चावल डाल के पकाया जाता है घर में, तो उस प्रकार का कोई चीज था। द मीट ऑफ फिश, बर्ड्स एंड एनिमल वाज ईटेन, और ये सब चीजें भी खाई जाती थी। जो काऊ था उसको अघन्य माना गया था, मतलब इसको नहीं मारा जाए, दैट नॉट टू बी। जो गाय थी वो बहुत ही सैक्रेड, बहुत ही पवित्र मानी गई है वेदास में और वैदिक काल में। ऋग्वेदा प्रिस्क्राइब्स अ पेनल्टी ऑफ डेथ और एक्सपल्जन फ्रॉम द किंगडम ऑफ दोज हु किल्स और इंजोर काउस। और ऋग्वेद में यह सीधे सीधे क्लियर है कि उसको डेथ की पेनाल्टी भी दी जाएगी, और उसको एक्सपल्ज किंगडम से निष्कासित भी किया जा सकता है, राज्य से निष्कासित भी किया जा सकता है, ऐसे लोगों को जो गाय की हत्या करते हैं या गाय को इंजरी पहुंचाते हैं। अल्कोहल ड्रिंक्स भी उस समय थी, जिसको सूरा और सोम कहते थे वेद में। आर्यंस वर प्राइमरली एग्रीकल्चरल एंड पेस्टोरल पीपल हु रिकॉर्ड देयर वेल्थ इन टर्म्स ऑफ काउज। अम्यूजमेंट के लिए वो लोग क्या करते थे, म्यूजिंग, डांसिंग, चैरियट रेसिंग, डाइसिंग, ऐसी चीजें वहां पर थी। एक ऋग्वेद में गैम्बलर्स लेमेंट है, माई वाइफ रिजेक्ट्स मी एंड हर मदर हेट्स मी, तो ये चीज भी वहां पर लिखी हुई है। फिर किस प्रकार का रिलीजन था, धर्म किस प्रकार का था, ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक टाइप द कौन कौन से वो गॉड को वर्शिप करते थे। नेचर ज्यादा वर्शिप हुआ करता था। इट वॉज बिलीव दैट डिवाइन पावर्स वर capable of conferring both boons and punishment on man. Fire was sacred, it was regarded to be intermediary between man and God. और जो अग्नि है उसको बहुत ही पवित्र माना गया है ऋग्वेद में। यह बताता है कि एक मध्य जो है इंटरमीडियरी, मतलब बीच बीच का काम करती है, किसके बीच, इंसान और भगवान के बीच का। तो there were nearly 33 gods. Later day tradition classified them into three categories: terrestrial, जिसको पृथ्वी स्थान कहा गया, फिर एरियल और इंटरमीडिएट अंतरिक्ष स्थान, फिर सेलेस्टियल दैव स्थान। तो इसमें टेरेस्ट्रियल में पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति और रिवर्स को माना गया टेरेस्ट्रियल में। फिर एरियल इंटरमीडिएट में माना गया इंद्र, रुद्र, वायु, वता, प्रज्ञन। फिर सेलेस्टियल में माना गया दऊ, सूर्य, सावित्री, मित्र, पूषण, विष्णु, वरुण, अदिति, उषा एंड अश्विन। इन प्रकार के भगवानों की पूजा वैदिक लोग किया करते थे। इंद्र, अग्नि और वरुण को बहुत ही पॉपुलर डाइटीज के रूप में आर्यन जो लोग थे वो पूजा करते थे। इंद्र को पुरंदर भी कहा गया, मतलब जो ऐसा हो जो किलो को, फोर्ट का डिस्ट्रॉयर हो, उसको पुरंदर कहा भी गया। और इनका जो इंद्र है, इनका 250 टाइम्स मेंशन मिलता है वेद में। फिर सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड है
200 ऋग्वेदिक आयमन जिसके बारे में मिलते हैं, जिसको अग्नि गॉड कहा जाता है। फिर उसके बाद पर्सोनिफाइड वाटर वाज सपोज टू होल्ड रीता और द नेचुरल ऑर्डर, जिसको ऋत से गोप या वरुण भी कहा जाता है। फिर सूर्य को चार पांच नामों से जो है उनकी पूजा की जाती थी वैदिक काल में, जिसको सूर्य, सावित्री, मित्र, पूषण, विष्णु भी कहा गया है। गॉड हु यूज्ड टू ड्राइव डेली अक्रॉस द स्काई इन हिज चैरियट ड्रिवन बाय 7 हॉर्सेस, ऐसे सूर्य को दर्शाया गया है। फिर सावित्री जो गायत्री मंत्र है वो गॉड ऑफ लाइट को ही जो हम लोग ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम सुनते हैं, वो गायत्री मंत्र है, इसको सावित्री गॉड को डेडिकेट किया गया है। फिर मित्र को सोलर गॉड कहते हैं, पूषण को द गॉड ऑफ मैरिज कहते हैं, फिर विष्णु को गॉड विच कवर्ड अर्थ इन 3 स्टेप्स, और विष्णु को कहा जाता है वह भगवान जिन्होंने अर्थ को 3 कदम चलकर कवर कर लिया था, जिनको उपक्रमा भी कहते हैं। फिर सोमा एक वर्जिनल प्लांट था जो कि पोटेंट रिंग, मतलब वही जो नशे की चीज थी उसको प्रोड्यूस करता था, उसको सोम कहा गया। अग्निष्ठोमा सेक्रीफाइस कुड बी हेम्प, फिर भांग वगैरह उस समय प्रचलित थी, तो इसको किंग ऑफ प्लांट कहा जाता था। 114 हाइमन थे जो सोम के बारे में एट्रीब्यूट किए गए हैं ऋग्वेद में, दैट इज वाइट कॉल्ड द सोम मंडल, और इसको सोम मंडल के नाम से भी जानते हैं वेद में। फिर अदर गॉड, कुछ अदर गॉड भी थे, जैसे रुद्र गॉड ऑफ एनिमल्स, दयुज द ओल्डेस्ट गॉड एंड द फादर ऑफ द वर्ल्ड, एमा द गॉड ऑफ डेथ, यम के बारे में बताया गया, अश्विन के बारे में बताया गया, नस्य के बारे में बताया गया है, आदिति के बारे में बताया गया, सिंधु के बारे में बताया गया है। समटाइम्स गॉड वर विजुअलाइज्ड एज एनिमल बट देयर वाज नो एनिमल वर्शिप, और वहां पर कोई भी प्रकार की एनिमल वर्शिप नहीं थी। द नेचर ऑफ ऋग्वेदिक रिलीजन वाज हेथनोइज्म, दैट बिलीफ इन मैनी गॉड्स, और वो लोग बहुत सारे भगवान में मानते थे, इसलिए उनका जो रिलीजन था वैदिक पीरियड का, ऋग्वेदिक पीरियड का, वो हेनोथिज्म था, मतलब बहुत सारे भगवान में विश्वास रखना। फिर देयर रिलीजन प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ द वर्शिप ऑफ गॉड्स विद अ सिंपल सेरेमोनियल, और वो लोग यजन या सेक्रीफाइस परफॉर्म करके जो है भगवान की पूजा करते थे, और उसमें ऑफर करते थे जो भी उनके प्रोडक्ट्स रहते थे, चाहे मिल्क हो, घी हो, ग्रेन हो, फ्लेश हो एंड सोम, ये सब चीजें वो भगवान को चढ़ाकर उनकी पूजा करते थे। अब किस प्रकार की इकोनॉमी थी? पहली बात तो हम लोग कहा गया कि जो आर्यन लोग थे वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते थे और वो नोमैड भी थे, और वो लोग कैटल का पालन पोषण करते थे। फिर वैदिक पीपल वर प्रोबेबली नॉट फेमिलियर विद कैट, कैमल एंड वाइल्ड एनिमल लाइक लायन, इट ऑल द प्रोबेबिलिटी, बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी थी कि वो लोग ट्रेड करते थे। मनी एंड मार्केट वर नोन बट दे वर नॉट एक्सटेंसिवली यूज, मनी और मार्केट के बारे में उन लोग को जानकारी थी लेकिन उतना प्रचलन में नहीं था ये चीज। काउज एंड गोल्ड ऑर्नामेंट्स ऑफ फिक्स्ड वैल्यू वर द मीडिया ऑफ एक्सचेंज, और उस समय जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम करता था वो गोल्ड ऑर्नामेंट जो थे और काउज थे, वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में वैदिक काल में काम करती थी। कॉम्प्लेक्सिटी इन प्रोड्यूसिंग गुड्स मेड इट्स अपीयरेंस, फिर द आर्ट ऑफ हीलिंग वाउड्स क्योरिंग डिजीजेस, ये भी एग्जिस्टेंस में थी। ओसीपी ऑकर कलर्ड पोएट्री कल्चर 1500 बीसी टू 100 बीसी ये था। अब अगला है लेटर वैदिक पीरियड, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल करेंगे। इस पूरे लेक्चर में हम लोगों ने वैदिक काल, जिसको ऋग वैदिक पीरियड के नाम से जानते हैं, उसको कंप्लीट किया। इससे पहले हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को कंप्लीट किया, जिसने नहीं देखा है जाके देख सकते हैं। हाँ, हमने कहा था पिछले लेक्चर्स में कि जो जो चीजें हम कंप्लीट करते जाएंगे उसके क्वेश्चंस भी हम लोग इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है रिलेटेड उसकी भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन यह ना करके मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट में, अपने चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में उस टॉपिक से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस पोस्ट रोज करूंगा, और 4-5 क्वेश्चन रोज करूंगा, तो वहां पर जाके आप देख सकते हैं और क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं, तो ताकि आपका रिवीजन होता रहे। और ये सीरीज चलाने का मेरा एकमात्र मकसद है कि जो बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक बारी देना चाहते हैं, उनको शुरुआत, मतलब स्टार्टिंग में कोई बच्चा जब सोचता है कि हमको एग्जाम देना है तो शुरुआत कहाँ से करें, जनरल स्टडीज जो जीएस होता है, जनरल नॉलेज होता है, उसकी शुरुआत कहाँ से करें। तो एक बेसिक हमारे पूरे इंडिया में जो बुक चलती है, लूसेंट बुक चलती है, सब लोग सोचते हैं इससे शुरुआत करें। कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम से आते हैं, कुछ हिंदी मीडियम से आते हैं, तो अब अब
चूंकि आप बहुत दिनों से नहीं पढ़े रहते हैं तो आपका फोकस तुरंत नहीं बन पाता है। तो एक मीडियम हो सकता है, अगर आप इस जो है हमारे आरंभ सीरीज को फॉलो करें तो आप लूसेंट पे कमांड बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग पूरी लूसेंट को कवर करेंगे इस आरंभ सीरीज में, चाहे जितना भी समय लग जाए, ज्यादा समय नहीं लगेगा। हमारा यही मानना है आपकी बेस्ट प्रोवाइड करें लेस टाइम में। तो और ज्यादा भी ये भी नहीं कि वीडियो बहुत लंबा लंबा चला जाए, 1 घंटा का चला जाए, 50 मिनट का चला जाए, बहुत मिनिमम टाइम लेके हम लोग अच्छे से अच्छे आपको एक्सप्लेनेशन दे पाए लूसेंट का, यही हमारा जो है मोटिव है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, सीरीज अच्छी लग रही हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कोई भी सजेशन हो वो भी कमेंट में पिन करें ताकि हम आपको और बेटर प्रोवाइड कर पाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।